हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का सबसे टफेस्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, फिगर्स ऑफ स्पीच, या जिसे आप पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपके पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, हिंदी में इसे कहते हैं अलंकार। वैसे अगर आप देखें तो देयर आर मोर देन 25 पोएटिक डिवाइसेस, बट इतने सारे पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम केवल उन पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास 10 इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं: अलिट्रेशन, रेपिटिशन, पन, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफे, ऑक्सीमोरॉन और ऑनमेटापिया। तो ये 10 पोएटिक डिवाइसेस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका अलिट्रेशन, जिसको हिंदी में आप कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अगर आपको अनुप्रास अलंकार याद हो, उसमें क्या होता था कि एक सेंटेंस में ही किसी शब्द का जो सबसे पहला व्यंजन या स्वर होता था वो बार बार रिपीट करता था। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें र जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते थे अनुप्रास अलंकार। उसी तरह से सेम इंग्लिश में अलिट्रेशन क्या होता है कि जब कोई अल्फ़ाबेट एक सेंटेंस में बार बार रिपीट हो। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट की। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पेपर्स। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें पी जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, एक ही सेंटेंस के अंदर पी इसमें बार बार आया है, तो ये क्या है? अलिट्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शट द शटर्स बिफोर शाउटिंग मेक्स यू शडर। तो इसमें भी सेम एस जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो आप जब भी कोई ऐसा सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें एक अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा सबसे स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट, वर्ड का सबसे पहला अल्फ़ाबेट, वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है उस सेंटेंस में, तो वहाँ पे तुरंत अलिट्रेशन याद आ जाना चाहिए। अगला है रेपिटिशन। इसको आप हिंदी में यमक अलंकार कहते हैं। तो यमक अलंकार की क्या पहचान होती थी कि इसमें पूरा एक शब्द जो है वो बार बार रिपीट होता था। जैसे अलिट्रेशन में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट रिपीट होता है, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा बार आएगा सेंटेंस में। एक से ज़्यादा मतलब 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। की डेफिनेशन क्या लिखी गई है? अ वर्ड इज रिपीटेड मोर देन वंस इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल समझिए, टाइम आफ्टर टाइम पास्ड अवे। इसमें आप देख रहे हैं टाइम जो है वो 2 बार इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? रेपिटिशन। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज शाउटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इसमें ओवर जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? रेपिटिशन, यानी कि यमक अलंकार। अगला है पन, या जिसे आप कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अगर आपको याद हो तो क्या होता था कि उसमें एक शब्द किसी सेंटेंस में ऐसा होता था जिसका 2 मीनिंग निकलता था, यानी शब्द तो एक ही बार आता था पर उसके मतलब 2 अलग अलग निकलते थे। तो वही चीज़ है पन में कि व्हेन अ सिंगल वर्ड गिव्स 2 डिफरेंट मीनिंग्स, यानी शब्द एक ही होगा पर उसके मतलब 2 निकलेंगे। एक हिंदी में बहुत फेमस रहीम की कहावत आपने सुनी होगी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो अगर आप यहाँ देखें, जो पानी वर्ड है वो 3 मीनिंग्स यहाँ पे निकाल रहा है। एक अगर हम मोती के सेंस में देखें तो पानी का मतलब है चमक। दूसरा है मानुस, यानी अगर हम मनुष्य के संदर्भ में देखें तो इसका मतलब होगा प्रतिष्ठा, ठीक है, यानी मान सम्मान। और अगर हम चूने के सेंस में देखें, चून मतलब चूना, तो उसका सेंस निकलेगा यहाँ पे जल, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल पानी की बात हो रही है। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक मोती अपनी चमक के बिना किसी काम का नहीं होता, वैसे ही एक इंसान अपनी प्रतिष्ठा के बिना किसी काम का नहीं है। और सेम अगर चूना है, उसमें जब तक जल नहीं मिल रहा है वो किसी काम लायक नहीं बन सकता। सूखा चूना आपके किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पे बिन पानी सब सून, इस लाइन से कहा गया है कि अगर चमक, प्रतिष्ठा और जल, ये तीनों चीज़ें ना हो तो इन तीनों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसको समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल है, अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। पहले मैं आपको बता देती हूँ, वर्ड इसमें जो टायर्ड है इसके 2 मीनिंग है, ठीक है। इसका पहला मतलब क्या निकल रहा है कि एक बाइसाइकिल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 पहियों वाली होती है। यहाँ पे टायर का एक मतलब हो रहा है पहिया, ठीक है।
जैसे अगर आप 4 पहिए वाली गाड़ियों की बात करें या 3 पहिए वाली, तो वो तो अपने आप खड़ी हो जाती हैं बिना स्टैंड के भी। लेकिन साइकिल जो है, जो कि वो सिर्फ 2 पहियों की है, तो वो खड़ी नहीं हो सकती। और यहाँ पे टायर्ड का दूसरा मतलब क्या है? थकना, थका हुआ। टायर मतलब आप जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा थका, जैसे हम कहते हैं आई एम टू टायर्ड टुडे। तो दूसरा मतलब क्या निकल रहा है इस सेंटेंस का, कि एक बाईसाइकिल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। ठीक है, वापस समझने की कोशिश करिए। एक जगह हम कह रहे हैं कि साइकिल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 पहियों पे चलती है, तो 2 पहिए होने की वजह से उसे खड़े होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि साइकिल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड एक ही है, टायर्ड, जिसके 2 मतलब निकल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, चीताज आर ऑलवेज स्पॉटेड इन जंगल। यहाँ पे वर्ड हमें मिल रहा है स्पॉटेड। तो स्पॉटेड के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है स्पॉटेड मतलब कहीं पाया जाना। ठीक है, आई स्पॉटेड यू इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, मैंने तुम्हें बिल्डिंग के सामने देखा था या तुम्हें पाया था। और दूसरा स्पॉटेड का मतलब होता है जिस पे धब्बे हों, पैचेस हों। ठीक है, कि पहला सेंस अगर देखा जाए तो उसमें कहा जा रहा है जंगल में हमेशा चीते पाए जाते हैं, या फिर चीतों को हमेशा जंगल में ही पाया जाता है। और दूसरा मतलब निकल रहा है कि चीता जो जंगल में रहते हैं उनके शरीर पे हमेशा स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, स्पॉट्स यानी धब्बे। आपने चीता अगर देखा हो फोटो उसकी, तो उसके बॉडी पे गोल 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 पैचेस होते हैं ना। अब आते हैं सबसे ईजीएस्ट पोएटिक डिवाइस पे, सिमिली। इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ पे आप लाइक या एज जैसे शब्द देखें। यानी कि जब 2 चीज़ों को हम लाइक या एज वर्ड यूज़ करके कंपेयर करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। हिंदी में इसे आप उपमा अलंकार कहते हैं। है ना कि पीपर पात सरिस मंडोला, तो सरिस मतलब उसके समान। तो यहाँ पे जैसे हम हिंदी में सरिस या सी या सम ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं ना उपमा में, उसी तरह से सिमिली में हम लाइक और एज वर्ड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस ड्रेस इज़ प्रिटी लाइक रोज़। ठीक है, ये ड्रेस गुलाब की तरह खूबसूरत है। यहाँ पे हमने लाइक वर्ड यूज़ किया है ड्रेस और रोज़ को कंपेयर करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, स्नो वाइट वॉज एज वाइट एज स्नो, यानी स्नो वाइट जो थी वो बर्फ़ जितनी गोरी थी। तो यहाँ पे हमने स्नो वाइट को बर्फ़ से कंपेयर किया है एज का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर, यानी कि रूपक अलंकार। इसमें भी हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन बिना एज या लाइक इस्तेमाल किए। यानी हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ इसकी जैसी है, हम कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल वही है ही। डेफिनेशन में देखिए, वन थिंग इज़ डायरेक्टली रिफर्ड टू एज अनदर थिंग। आप हिंदी में एक बहुत फेमस लाइन सुने होंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम जैसा रतन पायो, हम कह रहे हैं कि राम ही रतन पा लिया। ठीक है, यानी राम को ही एज अ रतन पा लिया। इंग्लिश में देखिए आप एग्जाम्पल, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, हम यहाँ ये भी कह सकते थे कि योर हार्ट इज़ लाइक अ गोल्ड। यहाँ पे हम लाइक यूज़ करते तो सिमिली हो जाता। हम दिल को सोने से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन के लिए लाइक या एज यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट क्या कहा है कि तुम्हारा दिल सोना ही है। अगला एग्जाम्पल है, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो बहुत तेज़ बारिश को हमने कैट्स एंड डॉग्स ही कह के बुलाया है। अगर हम कहते इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो फिर यहाँ पे ये सिमिली हो जाता। आया समझ में? यानी कि एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ का रूप दे देना है, उसी को हम कहते हैं रूपक अलंकार या फिर मेटाफर। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरबली यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता था कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला करते थे, वैसे ही इसमें भी है कि व्हेन समवन और समथिंग इज एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। हिंदी में कहावत था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस लाइन में कहा गया था ना कि अभी तक हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि उससे पहले ही पूरी की पूरी लंका जल गई। तो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक पूंछ में आग लगेगी नहीं तो लंका कहाँ से जलेगी। तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ मिलियन अदर थिंग्स टू डू। तो इसमें कहा गया मेरे पास सैकड़ों हज़ारों चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मिलियंस ऑफ चीज़ें हो करने को। ठीक है, तो सिर्फ ये बढ़ा चढ़ा के बोला गया यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल, दीज हील्स आर किलिंग मी। तो हील्स पहनने की वजह से हो सकता है पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि हील्स की वजह से कोई मर ही जाएगा। तो वो दुख जो है या दर्द जो हो रहा है हील्स पहनने की वजह से, उसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि वो एकदम मार ही रहे हैं। हील्स आर किलिंग मी।
नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, जिसको आप मानवीकरण कहते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ को वो काम करते हुए दिखाएं जो कि वो चीज़ ना कर सकती हो। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, फूल हंसते कलियां मुस्काई। तो हंसना और मुस्कुराना ये काम फूल तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे फूलों को इंसानों के जैसा काम करते हुए दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए इंग्लिश में, फ्लावर्स आर डांसिंग इन द वैली। अब डांस करना, फूल डांस तो करते नहीं हैं, फूल बस हवा की वजह से हिलते हैं ना। तो यहाँ पे फ्लावर्स को डांस करता हुआ बताया जा रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा एग्जाम्पल, द विंड हाउल्ड इन द नाइट। हाउलिंग करना मतलब होता है ना तेज़ आवाज़, जैसे भेड़िए निकालते हैं उस तरह की आवाज़ निकालना, थोड़ी डरावनी सी। तो कहा जा रहा है कि विंड जो है वो हाउलिंग कर रही थी रात में, तो हवा तो हाउलिंग करेगी नहीं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, विंड को हमने पर्सोनिफाई किया है हाउल करके। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफे, यानी संबोधन अलंकार। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, ठीक है, किसी को संबोधित करना। तो यहाँ पे जब हम किसी ऐसी चीज़ को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं या बुलाते हैं जो आपकी बातों का रिस्पॉन्स ना दे सके, उसी को अपोस्ट्रोफे कहते हैं। सबसे कॉमन सा एग्जांपल समझिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो इसमें हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, लिटिल स्टार्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार्स, पहली चीज़ तो वो आपकी बातों का रिस्पॉन्स दे नहीं सकते, दूसरी चीज़ वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर भी हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन। यहाँ पे बात हो रही है डार्क डीप ब्लू ओशियन की, उसको ये पोएट कह रहे हैं कि तुम बहकर आओ, तट की ओर बहकर आओ। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमोरॉन, या जिसे आप विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं। विरोधाभास मतलब दो अलग अलग चीज़ें जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो, इनको अगर आप साथ में रखते हैं और तब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, उसी को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यानी ऑक्सीमोरॉन मतलब व्हेन टू कंट्रास्टिंग और ऑपोजिट वर्ड्स आर पेयर्ड टुगेदर। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे दिया गया है, देयर इज अनदर फाइन मेस। फाइन मतलब क्या होता है, अच्छा, कोई चीज़ ठीक है, और मेस मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो फाइन और मेस ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एकदम एक दूसरे से विपरीत, और इन दोनों को साथ में इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है। दूसरा है एग्जाम्पल आपका, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। तो एक बार बताइए, जब कोई फ़नी है तो वो सीरियस तो हो नहीं सकता, और जब कोई सीरियस है तो वो फ़नी होगा नहीं। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें जो एकदम ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, फ़नी और सीरियसली, ये दोनों साथ में इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ बनी होती है तो आप बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दे देना, तो अब आपको थोड़ा दें या ज़्यादा दें, तो वैसे ही। और अब हमारा लास्ट है ऑनमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको किसी ध्वनि को शब्दों के रूप में लिखा हुआ दिखाई दे। यहाँ डेफिनेशन पढ़िए, व्हेन साउंड इफेक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड विथ वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, माई काउ मूव व्हेन शी हैज़ टू ईट। तो मूव जो वर्ड है वो मूव कैसा वर्ड होता है, गाय के चिंघाड़ने वाली आवाज़ को हम मूव कहते हैं। तो यहाँ पे मूव वर्ड यूज़ हुआ है, कोई साउंड, कोई आवाज़ वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो ये ऑनमेटोपोइया है। दूसरा है द क्लॉक रैंग टिक टॉक। ठीक है, तो टिक टॉक जो साउंड आता है घड़ी का, तो उस साउंड को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ऐसे कई सारे साउंड हो सकते हैं, जैसे जिप, जैग, टिक टिक, नॉक नॉक, ऐसे कोई भी वर्ड्स। तो दैट्स इट, ये आपके 10 पोएटिक डिवाइसेस हैं। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। टिल देन, थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।